हैं। ओवैसी साहब भी आज स्टेटमेंट दिए हैं कि अगर कोई भी हिंदू भाई के ऊपर अत्याचार करे तो सबसे पहले मुझे आवाज़ दो, मैं दौड़े चला जाऊंगा। आए दिन मस्जिदों को शहीद करवाया, उसके बारे में आप नहीं बोल रहे हैं। मौलाना उमर गौतम, मौलाना जहांगीर, ऐसे तमाम मौलानाओं को धर्मांतरण के नाम दे के अंदर कर दिया, उसके बारे में आप नहीं बोल रहे हैं। बुलडोजर वाला बाबा क्या एक मुख्यमंत्री, एक योगी, एक संत के ऊपर बुलडोजर शोभा देता है क्या? योगी मोदी क्या है? आरएसएस की आइडियोलॉजी पे चलने वाले लोग हैं और इनमें वही गुण दिख रहा है जो नफरतबाज इनके फाउंडिंग मेंबर्स में दिखता था। हमारे साथ रविकांत भाई मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे लगातार। जैसा कि हम सबको पता है कि एमआईएम बनारस से लड़ रही है, हरीश मिश्रा जी यहाँ के कैंडिडेट हैं, उनको समर्थन दे रहे हैं, तो वजह क्या है? मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा, वजह क्या है आपको हरीश मिश्रा एमआईएम से लड़ रहे हैं, उनको समर्थन देने की वजह? देखिए, मेरा नाम रविकांत भारती है और सोशल मीडिया के तहत मैं आवाज़ उठाता हूँ जब भी कोई अन्याय वाला काम होता है। मैं एक न्यायप्रिय इंसान हूँ और बनारस वाले मिश्रा जी भी एक न्यायप्रिय इंसान हैं। तो इस तरह से सोशल मीडिया पे बनारस वाले मिश्रा जी भी कार्य करते हैं और मैं भी कार्य करता हूं। तो दोनों की जब कार्यशैली एक है तो मैं बनारस वाले मिश्रा जी को यहां सपोर्ट करने आया हुआ हूं। क्या अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूँगा, आप लगातार अगर बात की जाए एमआईएम पार्टी, ये कहा जाता है कि लोग मतलब अपोजिशन बोलता है कि ये कहीं ना कहीं मुसलमानों की पार्टी है, और बात की जाए बीजेपी की बात करने से ऐसा लगता है कि बीजेपी की भाषा बोल रहा हूँ। तो इसमें आपका आना, सोशल एक्टिविस्ट तो सबका होता है, फिर आपको लगता है कि सच में एमआईएम पार्टी ऐसा कर रही है या नहीं कर रही है? आपका विचार क्या है? तो मैं जानना चाहूँगा वो कौन सा स्टेटमेंट है जो ओवैसी साहब ने दिया है। आप जो कह रहे हैं कि वो बीजेपी की भाषा बोलते हैं, वो स्टेटमेंट एक भी उनका बताएंगे? लेकिन अपोजिशन अखिलेश यादव तो बोलते हैं। अखिलेश यादव का काम है बोलना। अखिलेश यादव देखिए क्या है कि अखिलेश यादव का जो वोट का तबका है और ओवैसी साहब का जो वोट का तबका है वो यादव मुस्लिम के लिए जाने जाते हैं, मुस्लिम के लिए। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को लग रहा है कि मेरे वोट पे चोट पहुंच रहा है और इसलिए अखिलेश यादव ओवैसी साहब के ऊपर आक्षेप लगा रहे हैं। और उसी तरह से ओवैसी साहब को भी मैं देखा हूं कि वो अखिलेश यादव को अपने सभाओं में टारगेट करते हैं। तो ये जो है एक ही वोटर्स हैं, इसलिए जो है ये लोग एक दूसरे को टारगेट कर रहे हैं। अच्छा, किंग मेकर का काम कहते हैं वैसे साहब, कहते हैं हर बार हर मंच से बोलते हैं कि हम इस बार किंग मेकर का काम करेंगे, हमारे बिना कोई सरकार नहीं बना पाएगा। दूसरी तरफ अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि इस बार हम बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। क्या लगता है सच में किंग मेकर का काम एमआईएम कर पाएगी? अगर अखिलेश यादव कहते हैं बहुमत से सरकार आएगी, अगर बहुमत से सरकार आती है या ओवैसी साहब जितने भी 10-15 सीट पाते हैं उससे सपोर्ट करके किंग मेकर का भूमिका निभाते हैं, दोनों ही पक्ष में हरीश मिश्रा और रविकांत भारती की जीत होगी। और जीत कैसे होगी? क्योंकि ये दोनों लोग भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में कार्य करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो नफरतबाज नीतियां हैं उन नीतियों के ऊपर ये लोग जो है सवाल उठाने का कार्य करते हैं। अच्छा, तो भारतीय जनता पार्टी इतनी, आपको लगातार मैं बात करूं अगर, तो इतना डर है लोगों को कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए सब लोग एक साथ मिलके एक मंच पे आ गए? ऐसा देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए एक मंच पे आए होते तो अखिलेश यादव के साथ मायावती खड़ी होती और ओवैसी साहब भी खड़े होते। आपका जो स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि सभी लोग अलग अलग इंडिविजुअली लड़ रहे हैं। कि अगर कोई भी हो लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करी, यही बहुत है। तो भारतीय जनता पार्टी को हराने, एक चीज़ बताइए कि जो ओवैसी साहब हैं वो जब भी सीए एनआरसी जैसे कानून का विरोध किए थे, ममता बनर्जी भी की थी, विपक्षी सारी पार्टियां की थी, राइट? तो सीए एनआरसी एक असंवैधानिक कानून था जिसके विपक्ष में ये लोग बोले थे। तो ऐसा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी कि एक तरफ ओवैसी जी और अखिलेश यादव ये तमाम लोग मिलकर अगर सत्ता बनाते हैं तो ये सब लोग मिलकर बनाएंगे, क्योंकि इनकी विचारधारा, देखिए यहाँ पे लड़ाई पार्टी की नहीं है, यहाँ पे लड़ाई विचारधारा की है। और जो अखिलेश यादव सेकुलर की बात करते हैं, ओवैसी साहब भी आज स्टेटमेंट दिए हैं कि अगर कोई भी हिंदू भाई के ऊपर अत्याचार करे तो सबसे पहले मुझे आवाज़ दो, मैं दौड़े चला जाऊंगा। तो वो भी सेकुलरिज्म की बात करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो है नफरतबाजी की बात करती है। बयान और ऐड करना चाहूँगा, योगी जी भी बोल रहे हैं कि हमारे पास हिंदू भी आता है, मुस्लिम भी आता है, मैं तो सबका अगर बात करूँ सीएम हूँ तो हर किसी का काम करता हूँ, वो भी तो सेकुलर बोल रहे हैं ना अपने आप को। योगी जी प्रयागराज नाम बदल दिए, 40,000 करोड़ रुपए का जो खर्च कर दिया उसके बारे में आप नहीं बोल रहे हैं। दीनदयाल उपाध्याय जो है स्टेशन का नाम कर दिया मुगल सराय का, उसके बारे में आप नहीं बोल रहे हैं। आए दिन मस्जिदों को शहीद करवाया, उसके बारे में आप नहीं बोल रहे हैं। मौलाना उमर गौतम, मौलाना जहांगीर, ऐसे तमाम मौलानाओं को धर्मांतरण के नाम दे के अंदर कर दिया, उसके बारे में आप नहीं बोल रहे हैं। जो कपन सिद्दीकी नामक पत्रकार था उसको जो है हाथरस केस में पकड़ के यूएपीए लगा के अंदर कर रहे हैं, उसमें आप नहीं बोल रहे हैं। तो आप बोल रहे हैं योगी जी हिंदू मुसलमान के लेके चलते हैं, तो मुझे पता नहीं है कैसे हिंदू मुसलमान को लेके चलते हैं जो मुसलमानों को, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो सोशल एक्टिविस्ट हो,
उसके ऊपर यूएपीए लगा के अंदर कर देना, मस्जिद शहीद कर देना, और इस तरह का कार्य करके कोई मुसलमान समर्थन वो मुंह से हो सकते हैं, वो मुंह से बोल सकते हैं कि मैं ऐसे किया हूं, लेकिन ओरिजिनल में ऐसा नहीं है। योगी जी कह रहे हैं कि हमने 5 साल बुलडोज़र चलाने का काम किया, जिसने भी गलत काम किया उसके घर के सामने बुलडोज़र चला, बुलडोज़र वाले बाबा के नाम से मशहूर हो गए। क्या किस तरीके से देख रहे हैं आप? ऐसा देखिए कि जब मोदी जी आए थे तो याद है वो बोले थे मेरा सीना 56 इंच का है। 56 इंच का सीना एक पहलवान का होता है। राजनेता जो है अरविंद केजरीवाल है, जिसका सीना जो है देखने में पतला दुबला है, दिमाग का कार्य होता है। वो खड़गपुर IIT से पढ़ा हुआ इंसान है, अधिकारी रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग जो है ये अपने आप को पहलवान साबित करना चाहते हैं कि मैं पहलवान हूँ और बुद्धि से पैदल हूँ। ठीक उसी तरह योगी आदित्यनाथ ये दिखाते हैं मैं बुलडोजर वाला बाबा हूँ। बुलडोजर वाला बाबा क्या एक मुख्यमंत्री, एक योगी, एक संत के ऊपर बुलडोजर शोभा देता है क्या? ये बुलडोजर जो है माफिया गुंडों का काम है। ये माफिया गुंडे जो है गरीब तबके के लोगों को पहले बुलडोजर से उनके घर को गिरवा के उनके ज़मीन को हड़प लेते थे। और योगी बाबा बुलडोजर चलाए हैं तो किसके ऊपर चलाए हैं? अब देखा जाए तो विकास दुबे के ऊपर चलाए हैं, विजय मिश्रा के ऊपर चलाए हैं। अब देखा जाए तो अतीक अहमद और अब जो भी योगी बाबा का बुलडोजर चला है ये कभी भी कुलदीप सिंह सेंगर, चिन्मयानंद जैसे बलात्कारियों के ऊपर नहीं चढ़ा है। कभी भी योगी आदित्यनाथ का जो है, जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो भ्रष्ट और नफरती चिंटू भरे हुए हैं उनके ऊपर नहीं चला है। तो अगर मैं कहता हूं कि मैं गुंडों से मुक्ति दिलाता हूं बुलडोजर चलवा के, तो बुलडोजर चलवा के गुंडे तो भारतीय जनता पार्टी में है, उनमें भी चलनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ जो है इनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी, आपको पता होगा भारत का संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा, ये योगी जी और भारतीय जनता पार्टी या किसी के बाप ने नहीं लिखा है। और भारत का संविधान कहता है कि कोई भी अगर पकड़ा जाए तो उसको जो है जब तक न्यायपालिका सजा न दे तब तक उसको इनकाउंटर करना एक तरह से गैर कानूनी असंवैधानिक गतिविधि है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने किया क्या? योगी आदित्यनाथ ने गरीब वर्ग के दलितों को, गरीब वर्ग के मुसलमानों को, जो छुटपुजिए गुंडे हैं उनको गोली से मरवा दिया। मतलब संविधान को अपने हाथ में ले लिया, अपने हाथ में कानून को ले लिया। इस तरह की चीज जो है भारतीय जनता पार्टी के नस में है, क्योंकि ये देश के गद्दारों के औलाद है। यही सावरकर एक समय के देश को बांटने का कार्य करता था। 82 बरस की उम्र में कहता है कि मुसलमान महिलाओं के घर में घुस के रेप करो। यही गोलवालकर कहता है मुसलमान देश का नागरिक हम मानेंगे ही नहीं, द्वितीय श्रेणी का नागरिकता दो। तो इस तरह जो आरएसएस जो नफरत फैला रहा है, योगी मोदी क्या है? आरएसएस की आइडियोलॉजी पे चलने वाले लोग हैं। और इनमें वही गुण दिख रहा है जो नफरतबाज इनके फाउंडिंग मेंबर्स में दिखता था। और अनवरत अगला भी भाजपा का कोई अगर आप चुन के लाएं वो भी नफरतबाजी होगा। इसलिए मैं देश के लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया ऐसे नफरतबाज पार्टी जो हिंदू मुस्लिम को अलग करे, सिखों को खालिस्तानी कहे, पाकिस्तान पे ही दिन भर न्यूज़ चलाए। यूक्रेन मामले में आपको पता है पाकिस्तान के 98% स्टूडेंट घर वापस कर चुके हैं। और भारत में मोदी जी साइकिल में आग लगवा रहे थे तो कभी कांग्रेस का बुराई कर रहे थे। तो आप समझ लीजिए कि जो पाकिस्तान करते हैं, आज पाकिस्तान भी हमसे आगे जा रहा है। और बांग्लादेश जैसा छोटा देश आज विश्व का सबसे बड़ा गारमेंट एक्सपोर्टर्स हो गया है। हमारे सामने उसकी औकात इतनी छोटी है, हमारा क्षेत्रफल इतना बड़ा है और हम लोग उसमें कहीं नहीं है। अगर लोग कहते हैं अनभक्त का नाम दे दिया है लोगों ने। हाँ। और कई लोग ऐसा भी कहते हैं इंडिया का नाम फेमस हो गया। पहले 2014 से पहले नहीं था, आज़ाद भी नहीं था, किसी ने बताया था, आपने सुना होगा कि आज़ाद भी नहीं। आप कह रहे हैं कि इंडिया का नाम 2014 के पहले फेमस नहीं था। 2014 के पहले ही भारत का नाम फेमस था। वो किस लिए? वो धर्म गुरु के नाम से जाना जाता था, वो प्रेम और सद्भाव के नाम से जाना जाता था। 2014 के बाद एक टैक्सी ड्राइवर ने अमेरिका में एक हिंदू को लात मार के अपने टैक्सी से निकाल दिया और बोला तुम नफरती हो, तुम हिंदू हो तो नफरती हो। आज तक हिंदू जहां भी गया है उसको उदार, उसको प्रेम सद्भाव, यही विवेकानंद अमेरिका गए थे कि अमेरिका के लोग उनके पीछे पीछे घूमने लगे थे। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुओं को इतना कट्टर बना दिया, इतना नफरती बना दिया है कि किसी भी देश में हिंदू जा रहा है तो गाली सुन रहा है, किसी भी देश में हिंदू जा रहा है तो टैक्सी ड्राइवर अगर लात मार के निकाल दे रहा है। और ये कहते हुए तो मैं मानूंगा कि हिंदुओं के नाम पे सबसे बड़े कलंक तो मोदी जी हैं। और जो बोल रहे हैं विश्व में डंका बज रहा है, ये डंका पॉजिटिव नहीं है, ये डंका नेगेटिव है। और अमेरिका में जब मोदी जी गए थे तो याद है एक बंदा ने कह दिया कि आई नो मिस्टर मोदी, और मिस्टर मोदी ने पूरे भारत को गरीब करके रखा है। अभी सिंगापुर में डंका बज रहा है। सिंगापुर का प्रधानमंत्री कहा कि भारत के संसद में आधा से ज्यादा बलात्कारी और गुंडे और भ्रष्टाचारी भरे हुए हैं, अपराधी भरे हुए हैं। उस पर मोदी जी कह रहे हैं कि माफी मांगो सिंगापुर के। तो किस तरह से डंका बज रहा है, ये सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर से लेके हर एक जगह से मोदी जी को जो है डंका आपको सुनने में आ रहा होगा। अच्छा, मैं आखिरी में जानना चाहूँगा, अगर हरीश मिश्रा की बात की जाए, सब लोग कह रहे हैं कि काफ़ी सालों से काम करते आ रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, क्या लग रहा है यहाँ से सीट निकाल पाएंगे कि नहीं आपके हिसाब से?
देखिए, हरीश मिश्रा जी का कार्य जो है बहुत दिनों का रहा है और मैं प्रार्थना करूंगा ईश्वर से कि हरीश मिश्रा जी इस सीट को निकालें। ठीक है, जनता भी जो है सपोर्ट दे रही है। अगर हरीश मिश्रा सीट जीतते हैं तो भी हमारी जीत है, अगर हारते हैं तो भी हमारी जीत है। क्योंकि कैसे जीत हो गई बता रहे हैं, जनता जो है अपना एक वोट देती है ना, तो उसको वोट मत समझिए, उसको आशीर्वाद समझिए। जिस बंदे को एक वोट नहीं था, वो बंदा पूरे बनारस में योगी मोदी और अमित शाह को पानी पिला के रख दिया था। उस बंदे को अगर वोट मिल जाए 50,000, उसको 70,000 वोट मिल जाए, तब क्या होगा, वो पूरे के पूरे भारत में जो है एक अलग ही झंडा गाड़ के बंदा जाएगा और वो रविकांत भारती की भी जीत होगी, क्योंकि मैं भी एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं जो उसी विचार पे चलते हैं जो हरीश मिश्रा जी जिस विचार पे चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। फिलहाल आपने सुना कि हर किसी का यही मानना है कि इस बार बनारस से हरीश मिश्रा कहीं ना कहीं जीत रहे हैं और साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि अगर वो आते हैं तो जनता की काफ़ी भलाई होगी। अब आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा आपको क्या लगता है, क्या सच में बनारस से हरीश मिश्रा जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।